मिलाने जा रहे हैं, वो पंजाब की 13 सीटों में से एक अनंतपुर साहिब सीट कहलाती है और ये पंजाब की 13 सीटों में से एक है। और मनीष शर्मा जी वैसे तो इस तबके में, सूबे में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वहाँ पर पिछले 12 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, एक गौरक्षक के नाते भी और थोड़े-मोड़े जो समाज सेवा के कार्य होते हैं, उसके माध्यम से भी। राजनीति में भले ही नए हैं, लेकिन मानवता के कार्यों में काफ़ी पुराने। तो हम बात करने जा रहे हैं हनीश शर्मा जी से, जो एकम सनातन पार्टी की ओर से एक प्रत्याशी के रूप में है और देखते हैं कि क्या बदलाव लाते हैं। चलिए हनीश शर्मा जी को लेकर आए स्क्रीन पर। हाँ जी, हर हर महादेव, जय गोविंदा जय गोपाल। मैं हनीश शर्मा। जी, नमस्ते जी, पहले तो कैसे हैं मेरे आप? को आपको बहुत अच्छा, आप कैसे हो? बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें इंटरव्यू के लिए यहाँ बुलाया। तो जी, मैं एकम सनातन भारत दल से मैं एमपी का चुनाव लड़ रहा हूँ, श्री अनंतपुर साहिब पंजाब की सीट से। जी। तो आप बताइए, आप क्या इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो जी, आपके प्रश्नों अपना का मैं उत्तर देने के लिए थोड़ा उपलब्ध हनीश हूँ। जी थोड़ा-सा अपना परिचय दें। जैसे मैंने बताया कि पिछले 12-13 साल से आप लगे हुए हैं गौ सेवा के कार्यों में भी और हाँ जी, छोटे-मोटे आप समाज सेवा के कार्य करते रहते हैं। तो हाँ जी। कैसे आपके मन में ये विचार आया कि अब मुझे एक प्रत्याशी के रूप में आना है और कार्य करना है? और सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है प्लीज़ आगे बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हम लोग आए हैं। और हाँ मैं जी। चाहूँगी कि आप लोग जो भी पूछना चाहें, पूछ पाएँ। जी, जैसे कि पार्टी के नाम से ही पता चलता है, एकम सनातन भारत दल। तो सनातन धर्म जो है, वो जो है, वो हमारा मूल धर्म है। तो मैं सनातन धर्म की जुड़ने के बाद, जिस सनातन धर्म में गौ सेवा सबसे ऊपर उत्तम माना गया है, तो मैं पिछले 10-12 सालों से गौ सेवा में लगा हूँ। मेरे खुद की भी गौशाला है, जहाँ पर मैं हमेशा गायों के साथ जाता हूँ, चारा डालता हूँ, उनके साथ समय बिताता हूँ। तो जब हमारे देश में गौओं की संख्या करोड़ों में थी, तो हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था थी, वो दुनिया में सबसे ऊपर थी। अमेरिकन डॉलर, यूरोपियन यूरो और ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड से भी ज़्यादा अधिकतर हमारी रुपए की कीमत थी। और उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ कारण था, हमारे देश में करोड़ों की संख्या में गौ माता उस टाइम्स थी। तो जैसे-जैसे गौ माता की संख्या कम होती गई, वैसे-वैसे हमारे रुपए की कीमत दुनिया में गिरती गई। आज हमारा 1 रुपया 85 डॉलर के बराबर है। और ऐसे ही अगर जैसे गौ माता का खात्मा होता रहा, तो ऐसा भी समय आ सकता है कि हमारा जो रुपए का कीमत बहुत ही 100 से भी नीचे गिर जाए। तो इसके लिए हमो हमको ये समझना होगा कि हमारे जीवन में गौ माता का क्या क्या महत्व है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कि हमारे वेदों में, पुराणों में, हर जगह गौ माता को एक इतना उच्च कोटि का दर्जा देने का कोई कारण है। इसका कारण ये है कि हमारा गौ माता के द्वारा हम सब आत्मनिर्भर थे। हुँ, क्योंकि हमारे देश में जो पहले घर बनते थे, हुँ, वो बनते थे गोबर के और मिट्टी के। हुँ, तो अभी आप कहोगे कि ये गोबर और मिट्टी के तो मतलब बहुत पुराने पिछड़ी तरीके के घर हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी पूरी दुनिया में खुदाई हुई है, सबसे पुरानी सभ्यता मिली है मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा। हुँ, तो उस समय में उनके अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम पाए गए हैं। उनके हुँ, मिट्टी के जो बर्तन, घड़े और बाकी हर प्रकार के बर्तन पाए गए, जो कि पके हुए थे, जो कि भट्टी में हुँ, डाल के मिट्टी के घड़े पके हुए थे। लेकिन उनके घर पकी ईंटों के नहीं बने थे। तो उनका इसका ये मतलब होता है कि उन्हें
मिट्टी को पकाने की कला तो आती थी, लेकिन उन्होंने ईंटों को पका के घर इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उनको ये पता था कि जब ईंटों को पका लेते तो वो भट्टी का काम करते हैं। जब वो भट्टी बनाते थे जिसमें वो बर्तन पकाते थे वो लोग, उसमें पकी ईंटें यूज़ करते थे वो। पकी ईंटों का उपयोग करते थे भट्टी में, जिसमें वो घड़े पकाते थे, बर्तन पकाते थे। लेकिन जिसमें रहते थे घर में, उसमें पकी ईंटें इसलिए नहीं लगाते थे क्योंकि उनको पता था कि उनके घर बहुत गर्म हो जाएँगे। और आज आप देखिए भारत में गर्मी अभी गर्मियों का ही समय चल रहा है। पंजाब, दिल्ली, बंगाल हर एक क्षेत्र में गर्मी 40-45 के पार हो गई है। कल मैं डीसी ऑफ़िस गया था, तो 45-46 डिग्री टेम्परेचर चल रहा था और गाड़ी में अगर मैं गया था तो एसी भी ऑन करके भी कूलिंग नहीं हो पा रही थी क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। अगर हम इसी तरीके से चलते रहे, तो हमारे देश में पर्यावरण का बहुत नुकसान होगा। तो गौ माता जो है, सिर्फ़ और घर बनाने का नहीं, उससे जो बैल होते थे, उससे हम खेतों में खेती करते थे। अभी आज हम आधुनिकीकरण हो गया है तो हम ट्रैक्टर यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर का इस्तेमाल। लेकिन ट्रैक्टर से हम ज़मीन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। जब बैल से खेती करते हैं तो बैल उसमें गोबर और मूत्र करते हैं तो उसमें जो ज़मीन है उपजाऊ आती है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर जैविक पदार्थ जाते हैं, जिससे कि जैविक पदार्थ का मतलब कि ज़मीन जीवित हो जाती है। हुँ, हुँ। जो जो कि ट्रैक्टर की लोहे की प्लेटों और लोहे की डिस्क से जैविक पदार्थ ज़मीन में नहीं जा सकेंगे। तो हमारे इसलिए हमको आजकल बहुत केमिकल डालना पड़ रहा है, ज़मीन में, यूरिया जैसे कि। और वो केमिकल से ज़मीन के जो अंदर पानी है, उसमें कैंसरस मटीरियल जा रहा है, जो हम अनाज उगा रहे हैं, सब्जियाँ उगा रहे हैं, उसमें ऐसा सामान पहुँच रहा है, खाने के पदार्थ में, जिससे कि लोगों को कैंसर बहुत हो रहा है। हुँ, और अर्थव्यवस्था में ऐसे फ़र्क पड़ रहा है कि जब हम ये सीमेंट के घर बना रहे हैं, तो सीमेंट है बाहर की खोज। हमारे देश ने सीमेंट की खोज नहीं, आज बड़ी-बड़ी कंपनियाँ सरकारों के संरक्षण में सीमेंट बना रही हैं। लेकिन इसकी जो खोज है हमारे देश की वैदिक खोज नहीं है, ये बाहर के देशों ने हमारी ये संस्कृति से कुछ कण उठा के एक सीमेंट की खोज की है। और सीमेंट की जो लाइफ है, वो कुछ 50 साल के आसपास होती है, उसके बाद वो सीमेंट खत्म होना, झड़ना शुरू हो जाता है। तो हम हमारा पैसा, जो हमारी अर्थव्यवस्था का पैसा बहुत बाहर के विदेशों में जा रहा है, सीमेंट खरीदने में। दूसरा हमारा पैसा जा रहा है यूरिया खरीदने में, हुँ, ठीक है? और फिर जो ट्रैक्टर है, मशीनरी है, वो बाहर के देशों से इम्पोर्ट कर रहे हैं। फिर उस ट्रैक्टर को चलाने के लिए जो डीज़ल और तेल डाल रहे हैं, वो भी हम बाहर के देशों से खरीद रहे हैं। तो इस कारण से हमारी अर्थव्यवस्था जो है, उस पे इतना बोझ पड़ चुका है कि वो नीचे-नीचे जा रही है। तो हम अगर आत्मनिर्भर होंगे और ये छोटी-सी बुनियादी बात जो हमारे वैदिक ग्रंथों में लिखी है, उसको समझेंगे, तो हम अपनी अर्थव्यवस्था को दोबारा दुनिया में सबसे ऊपर ले जा सकते हैं और जैविक खेती कर सकते हैं और जिससे कि हमारे स्वास्थ्य को भी लाभ होगा और हमारे धरती को भी लाभ होगा और हमारे पूरे देश की अर्थव्यवस्था बहुत ऊपर जाएगी। तो गौ सेवा से जब मैं जुड़ा था और अभी कुछ सालों में हमारा देश जो है, जो बीफ एक्सपोर्ट में दूसरे नंबर पे आ चुका है और ये बड़ी दुःख की बात है। भारत, जहाँ पे गऊ को माता कहा जाता है, वहाँ वो देश बीफ एक्सपोर्टर में दुनिया में दूसरे नंबर पे आ गया। ये तो बड़ी चिंताजनक बात है। तो हम अपना सभ्यता, जो वैदिक सभ्यता अपनी सनातन संस्कृति को भूल के आज उसके विरुद्ध जा रहे हैं। पहले नंबर पे ब्राज़ील है, दूसरे पे भारत है। हुँ, तो इसके कारण तो हमारे जैसे जिस मैं हमारी पार्टी का जो सबसे पहला संकल्प है, वो है गौ माता, गंगा मैया और राम सेतु, इसको राष्ट्र धरोहर घोषित करना। जैसे जो हम पार्लियामेंट में पहुँचते हैं, तो हमारा सबसे पहला कदम ये होगा गौ माता, गंगा मैया और राम सेतु को राष्ट्र धरोहर घोषित करके इनको सरकार की तरफ से पूरी सुरक्षा करना, इसका पतन को रोकना। तो इसलिए ही मैं इस बात को मजबूती से पार्लियामेंट के अंदर रखने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ
कि हम अपने देश की जो गौ माता, गंगा मैया और राम सेतु की सुरक्षा करें और हमारे और भी 7 संकल्प हैं। उसमें से एक है जो वक्फ बोर्ड है। इसके बारे में काफ़ी लोगों ने सुना है, काफ़ी को नहीं पता है, लेकिन आज मैं उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताना चाहता हूँ। ये एक वक्फ बोर्ड जो है, एक बोर्ड है, ये एक कानून की तहत बनाया गया 1992 में 1992 में। तो इसके तहत जो है, कोई भी इस्लामिक ऑर्गेनाइज़ेशन हमारे देश पे किसी भी ज़मीन पे कब्ज़ा कर सकती है और आप उस ज़मीन पे कब्ज़ा होने के बावजूद उसक अगर आपके पास ओनरशिप भी है, उसके ऊपर आप केस नहीं कर सकते। आपको अगर केस करना है तो वक्फ बोर्ड का ही कोर्ट बना हुआ है। आप नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। और इसके एक और मैं फैक्ट बताना चाहता हूँ, हमारे देश की सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टी है अभी, वो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी के जो हमारी इंडियन आर्मी के अंडर आती है इस देश की। सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी इंडियन रेलवे के अंदर है और तीसरे नंबर की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में है आज के देश में। जबकि हमने 2 देश इस्लामिक बनवा दिए हैं, इसमें से अपने देश को काट के, एक पाकिस्तान और बांग्लादेश। उसके बावजूद सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी के ओनर हैं, वो वक्फ बोर्ड है। तो ये हमारे साथ धोखा हो रहा है। सनातन धर्म के साथ धोखा हो रहा है, इस देश के लोगों के 144 करोड़ लोगों के साथ धोखा हो रहा है। तो ये बात को हम पार्लियामेंट में उठा के वक्फ बोर्ड को भी कैंसल कराना चाहते हैं। तो इस कारण से हमने ये पार्टी बनाई है और इस कारण से ही मैं चुनाव लड़ रहा हूँ कि ये बात सही जगह पे उठाई जाए। अगर हम बाहर बैठ के जितना मर्ज़ी किसी भी मंच से ये इसको आवाज़ को उठाएँ, ये आवाज़ नहीं सुनी जाएगी। तो इसलिए जो सबसे सही जगह है, जहाँ कानून बनते हैं, जहाँ ये कानून बना है वक्फ बोर्ड का, ये कोई बाहर से नहीं बना कानून, ये तो बना पार्लियामेंट में है। 1992 में कांग्रेस ने बनाया, उससे 1980 के दशक में उन्होंने शुरू कर दिया था कार्रवाई, 1992 में फुल फ्लेज उन्होंने बना दिया था। तो ये जो कानून को अगर दोबारा रिवर्स करके बदलना है और सनातन धर्म के लोगों को उनका हक दिलवाना है, तो ये पार्लियामेंट के थ्रू ही हो सकता है। तो इसके लिए चुनाव लड़ के हम पार्लियामेंट में पहुँच के काम करेंगे। तो यही कुछ कारण हैं कि और हमारे देश में जो अल्पसंख्यक कानून है, वो भी सही स्पष्ट नहीं है। अगर आप जाएँगे इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस में, उनका अल्पसंख्यक कानून एकदम स्पष्ट है कि जो 5% नीचे पॉपुलेशन है, 5 या 3 ऐसा है, तो वो है अल्पसंख्यक। और हमारे देश में ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है, यहाँ पर जो कि सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है हमारे देश की, उनको अल्पसंख्यक का फ़ायदा दिया जा रहा है। सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी इस देश की, जो कि पाकिस्तान से भी ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ है, वो अल्पसंख्यक में गिनी जा रही है। तो ये इस देश के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है और इसकी आवाज़ कहीं उठाई नहीं जा रही है पार्लियामेंट में। बाहर काफ़ी एक्टिविस्ट हैं, जिनको ये बातें पता है, वो उठा रहे हैं आवाज़, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, आवाज़ दबा दी जाती है। तो इसके लिए हमें अगर सही जगह पहुँच के आवाज़ उठानी है, तो ये इसलिए मैं इलेक्शन लड़ के लोगों के समर्थन से पार्लियामेंट में जाना चाहता हूँ, कि ये सारे मुद्दे जो है सही स्थान पे उठाए जाएँ। जी, आपकी बातें सुन के तो हाँ ऐसा जी। लगता है कि वाक़ई में एक क्रांति के साथ एक सोच, एक विचार आप लोग लेके चल रहे हैं और कई बार हमने ये भी देखा है कि जो अच्छे प्रत्याशी होते हैं उन वो थोड़े उनका प्रचार में थोड़ा-सा कमी आ जाती है। इस तक वो जनता तक नहीं पहुँच पाते हैं। मुझे लगता है कि इस बार आप लोग जनता के बीच में जगह-जगह पहुँचिए और पहुँच पाएँ ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। दूसरा मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि कोई कहीं कहीं ये भी कहा जा रहा है कि ये लोग जो है बीजेपी को नुकसान पहुँचाने के मकसद से है। इसे आप कैसे इस चुनौती को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि नहीं देखिए मेरा तो काम प्रश्न पूछना है आपसे, तो लोगों के मन हाँ में जी, बहुत जो बढ़िया संदेह प्रश्न है ये। हाँ, इसका जवाब मैं देता हूँ आपको। देखिए, एक जो व्यक्ति होता है, उसके शरीर जो हैं, बहुत सारे अंगों से बनते हैं, ठीक है? सिर होता है, पैर होते हैं, हाथ होते हैं, बाल होते हैं, नाखून होते हैं।
तो उसी प्रकार एक देश का निर्माण होता है, उसके भी बहुत सारे अंग होते हैं। तो बीजेपी इस देश का एक अंग है, बीजेपी ये देश नहीं है। तो हम भी इस देश का एक अंग हैं। तो जो बीजेपी जो कार्य कर रहा है, वो बीजेपी अपने हिसाब से कर रहे हैं, और जो बीजेपी कार्य नहीं कर रहे हैं, वो कौन करेगा? तो वो जो कार्य नहीं हो पा रहे हैं, वो कार्य करने के लिए दूसरे अंगों की ज़रूरत है। जो पैर का काम है वो चलना ही है, वो हाथ वाले काम नहीं कर सकता। जो मस्तिष्क का काम है उसका सोचना है, वो पैर वाले काम नहीं कर सकता, मस्तिष्क से हम चल नहीं सकते, ठीक है ना? तो इसलिए जो बीजेपी कार्य कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से जो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो बहुत सारे कार्य इस देश में अभी भी करने वाले हैं, जो बीजेपी ने पिछले 10 सालों से नहीं किए। बीजेपी के पास बहुमत होने के बावजूद बहुत सारे, ये 10 सालों में ही हम बीफ में नंबर 1 एक्सपोर्ट पहुँचे हैं। उससे पहले नहीं थे, नंबर 2 दूसरे नंबर पे। तो ये मतलब बड़ी दुःख की बात है कि मतलब एक जो पार्टी कहती है कि सनातन धर्म हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, और उनके राज्य में ऐसा हो रहा है, और इसलिए हमें ये लगा कि ये कार्य मतलब गलत दिशा में जा रहे हैं, तो एक विकल्प होना चाहिए। और डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि लोग चूज़ करें। ये नहीं है कि एक पार्टी हो वही चलाए। वैसे तो काफ़ी देशों में चल रहा है, जैसे कम्युनिस्ट कंट्री है, डिक्टेटरशिप है, वो सब एक ही पार्टी चला रही है पूरे कंट्री, एक ही व्यक्ति चला रहा है। तो डेमोक्रेसी का मतलब हमारे पास विकल्प होने चाहिए, अगर किसी से हम नाखुश हैं तो दूसरे विकल्प से हम काम लें। और मेरा मानना ये है कि सनातन धर्म को मानने वाली 1 या 2 पार्टी नहीं, कम से कम 7 से 8 पार्टी तो इस देश में होनी चाहिए, जो कि पैन इंडिया लेवल पे इलेक्शन लड़े। क्योंकि सनातन धर्म ऐसा धर्म है, जिसमें ज्ञान का भंडार है। तो अगर आप सोचेंगे कि एक व्यक्ति के पास ज्ञान का भंडार है, तो फिर ये हमारी गलतफ़हमी है, ये हमारी छोटी सोच है। क्योंकि यहाँ पे 144 करोड़ लोग हैं, एक से एक ज्ञानी हर एक कोने में बैठा है, एक से एक ऋषि-मुनि यहाँ बैठे हैं, सिद्ध लोग बैठे हैं, और सबको मौका देना चाहिए। अगर हम एक व्यक्ति को आगे सोचेंगे कि यही चलाएँगे देश, फिर आगे ये नहीं है तो देश नहीं चलेगा, तो ये हमारी मतलब छोटी सोच का एक नतीजा है। तो इसलिए हमें जितनी भी सोच है सनातन धर्म में, वैदिक ज्ञान की कोई कमी नहीं है। वैदिक ज्ञान तो हमारे देश क्या, अभी मैं आपको ये कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। जर्मनी एक छोटा-सा देश है, उसमें हमारा जैसा एक जम्मू कश्मीर है स्टेट, उस सब उसके आस-पास का साइज़ होगा, थोड़ा बड़ा-छोटा होगा, 19-20 का फ़र्क होगा। उस देश में, जर्मनी में, यूरोप में ये देश है, उसमें 14 यूनिवर्सिटीज़ में संस्कृत पढ़ाई जा रही है, संस्कृत। जर्मनी यूरोप में देश है जिसमें 14 यूनिवर्सिटी लेवल पे संस्कृत पढ़ा रहे हैं। उनका कोई लेना-देना नहीं है संस्कृत से। उनका कोई कनेक्शन नहीं संस्कृत से। हाँ, उनके हज़ारों साल पहले उनके पूर्वज चा हो सकते हैं सनातन धर्म को मानने वाले, आज के डेट में 2024 में उनका कोई संस्कृत से लेना-देना नहीं है। लेकिन वो इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि उनके पास हमारे वेदों के कॉपीज़ उनके लाइब्रेरीज़ में पड़े हैं। और हमारे देश के पहले पूर्व प्रधानमंत्री ने कोशिश भी किया कि हमारे वो कॉपीज़ वापस मिले, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। और जर्मनी की जो टेक्नोलॉज़ी है, वो दुनिया में सबसे आगे मानी जाती है। उनकी जो गाड़ियाँ हैं, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज़, ऑडी, ये दुनिया में सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉज़ी मानी जाती है। उन्होंने वर्ल्ड वार में प्लेन बनाए थे, जबकि कमर्शियल प्लेन आने से पहले फाइटर प्लेन बनते हैं। क्योंकि हर चीज़ जो पहले लोगों में आती है, उससे पहले मिलिट्री के पास जाती है टेस्ट के लिए। अगर वहाँ सक्सेस होता है, फिर वो आम जनता में आती है। तो जैसे फाइटर प्लेन आने के बाद कमर्शियल प्लेन आए थे इस दुनिया में। तो जर्मनी जो एक ऐसा कंट्री है जो फाइटर प्लेन लेकर आया था वर्ल्ड वार के समय, और उन्होंने मतलब एक तरीके से डोमिनेशन स्थापित कर दी थी अपनी टेक्नोलॉजी से। और वो टेक्नोलॉजी का जो उनका बेस जो है, वो हमारे ग्रंथ, हमारे वेद हैं। आज की डेट में भी सेंट जेम्स नाम का एक स्कूल है मैनचेस्टर, इंग्लैंड में। आप कभी भी उसको चेक कर सकते हैं, इंटरनेट पे भी वीडियोज़ हैं उनकी। सु 1975 से लेके अभी तक 2024 तक रोज़ सुबह गायत्री मंत्र कराते हैं अपने गोरों के बच्चों को वहाँ पर।
विदेशी गोरे जो हैं, गोरे के बच्चे वहाँ पर रोज़ सुबह गायत्री मंत्र करते हैं। हमारे यहाँ पे देश में कितने स्कूल करा रहे हैं गायत्री मंत्र रोज़ सुबह? मैं एक स्कूल में पढ़ा हूँ जो कि वो क्रिश्चियन कैथोलिक था, तो कुछ समय उसमें भी पढ़ा हूँ और फिर मैंने बदले हैं स्कूल, फिर मैं दयानंद मॉडल स्कूल में भी पढ़ा हूँ। तो जब मैं क्रिश्चियन स्कूल में कुछ साल पढ़ा, डीएवी। उस हाँ, हाँ, हमारे देश के जो आईसीएसई बोर्ड होता है, हमारे देश के हाँ, सबसे बड़े जो बोर्ड है आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड, उसमें दयानंद पढ़ा हूँ वाला मैं ना। डीएवी है। हम्म। हाँ जी, तो जो आईसीएसई बोर्ड में जब पढ़ता था, तो वो सुबह हमें वो प्रेयर कराते थे, आवर फादर हू आर्ट इन हेवन, हैलोड बी थाय नेम। ये तो हमें ये करा खाते रहे थे। वक्त मुझे खाते वक्त की हाँ, तो प्रेयर होती थी। हमें थैंक इस यू जीसस, देश थैंक में यू लॉर्ड। हाँ, हमें इस देश में हमें जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, ये प्रेयर करा रहे हैं और जो इंग्लैंड है, जो गोरों का देश है, वहाँ पे सुबह वो गायत्री मंत्र करा रहे हैं। सेंट जेम्स स्कूल नाम है, मैनचेस्टर में है, इंग्लैंड में। तो 1975-77 से अभी तक करा रहे हैं रोज़ सुबह और वो इसलिए करा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे जो बच्चों का भी इंटरव्यू लिया गया। उनसे पूछा मीडिया वालों ने जाके भी, तुम लोग को मतलब ये क्यों कर रहे हो, क्या फ़ायदा? तो बोल रहे हमको मेंटल मतलब काफ़ी स्टेबिलिटी मिलती है इससे, काम डाउन होते हैं, मेंटल ग्रोथ हो रहा है उनका। तो वो वि विदेशों ने ये संस्कृत को बहुत आगे बढ़ा दिया, लेकिन हमारे देश में बड़ी दुःख की बात है कि इसको खत्म किया जा रहा है सिस्टमैटिक तरीके से। तो ये हम चाहते हैं कि जो हमारे देश का जो मूल है, जहाँ से ये देश निकला है, जहाँ से ये दुनिया पूरी प्रकृति निकली है, जो पंच तत्व हैं हम जिनको हम मानते हैं, जो कि हम देव भी मानते हैं, वायुदेव, अग्निदेव, ये पंच तत्व भी हैं और ये देव भी हैं। तो इनके बारे में भी जो दुनिया को हमने बताया है, लेकिन आज की डेट में हम इन्हीं को ही संरक्षण नहीं कर सक रहे हैं। हमारे देश की वायु इतनी खराब हो चुकी है आज, जो पॉल्यूशन लेवल दिल्ली में है, नॉर्थ इंडिया में, पंजाब में है, कलकत्ता में है और जैसे कि ये फैल रहा है पॉल्यूशन, तो यहाँ पे इस देश में साँस लेने की हवा, वो तक शुद्ध उपलब्ध नहीं होगी अगले 10-20 सालों में अगर इसी प्रकार हम आगे बढ़ते रहे और ये समस्या विदेशों में हो चुकी है। 1950 में इंग्लैंड में ऐसी बहुत बड़ी समस्या आई थी, जब वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज़ेशन हो रहा था। तो उन्होंने इस समस्या का समाधान निकाला कि पेड़ों से। उन्होंने ये मशीनें रखी घरों के अंदर, जिससे कि एनवायरनमेंट का पॉल्यूशन मीटर पार्टिकल चेक होते हैं। तो कई घरों के सामने पेड़ लगे थे, कई घरों के सामने नहीं लगे थे। तो जिन घरों के सामने पेड़ लगे थे, उनके अंदर जो पॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं, बहुत कम पाए गए, क्योंकि पेड़ों के पत्ते वो पॉल्यूशन के पार्टिकल सोख लेते थे। लेकिन जिन घरों के सामने कोई वो पेड़ नहीं था, उन घर में हाई लेवल का पॉल्यूशन पाया गया। और उसके बाद इंग्लैंड 1950 से लेके आज आप देखिए इंग्लैंड ने अपने आप को कैसे रिफॉर्म किया। उन्होंने वहाँ पेड़ लगा के वो अपना एनवायरनमेंट को क्लीन कर लिया। लेकिन हम जो वो गलतियाँ कर चुके हैं, वो गलतियों को हम दोहराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं बड़ी तेज़ी से। हम अपने हुँ, पेड़ वृक्ष काट रहे हैं, अपना पशुधन खत्म कर रहे हैं। हमारे देश में एक बड़ी है कि प्रोपेगेंडा बहुत चलता है। फ़िल्में आपने देखी होगी, जो जीता वही सिकंदर। आमिर खान की बड़ी प्रसिद्ध फ़िल्म थी, उसका नाम भी सुनिए, जो जीता वही सिकंदर। सिकंदर को अलेक्जेंडर भी कहते थे। वो पूरी दुनिया अलेक्जेंडर द कॉन्कर करते ग्रेट। हाँ, वो अलेक्जेंडर पूरी द ग्रेट। दुनिया से हाँ, वो पूरी दुनिया से युद्ध करते हुए आया। पंजाब के वो बॉर्डर पे आया। पंजाब के उस टाइम राजा थे पोरस। हुँ, हुँ। तो पोरस जो थे पंजाब के जो राजा थे इस क्षेत्र के, नॉर्थ इंडिया के, उनके पास जो सेना थी, हाथी थे उनमें, ट्रेन्ड हाथी, जो युद्ध कर सकते थे हाथी। तो जब इन्होंने हाथियों को आगे भेजा मोर्चे पे, तब जो अलेक्जेंडर की जो सिकंदर की सेना, जो पीछे रिवर्स भागी है, तो उसके बाद जो सिकंदर जो जीता था, वो वहीं पे उतने सदमे में चला गया कि वो वापस अपने घर तक नहीं पहुँच गया, रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि वो यहाँ से हार के उल्टे पाँव भागा और उनके जो लोग हैं, उन्होंने डॉक्यूमेंट में लिखा है कि जब हम भारत गए, हमें इतने बड़े-बड़े उनके क्योंकि उन्होंने हाथी कभी नहीं देखे थे। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट में लिखा है कि हमें ऐसे बड़े प्राणी दिखे, जो बहुत जायंट थे, उनके सामने कुछ लंबा-सा लटक रहा था, जिसको सूंड कहते हैं हम, हाथी की सूंड। तो कह रहे वो जब हमको हमको अटैक करते थे, तो हमको भागने का मौका नहीं मिल रहा था, इतने विशाल थे, वो आदमी को कुचल रहे थे, उठा-उठा के फेंक रहे थे, मतलब
फुटबॉल की तरह। तो उन्होंने देखे नहीं थे, यूरोप में हाथी नहीं होते ना। तो हमारे देश में जो पशु थे, जो पशुधन है, उसको खत्म किया गया सिस्टमैटिकली, सोची समझी साजिश के तहत कि इस देश को कमजोर किया जाए। तो हम जो एक विश्व विजेता अलेक्जेंडर को हमने चुटकियों में हरा दिया था, उन उन चीजों को आज क्यों नहीं हम दोबारा अपना सकते हैं। हाथी कहाँ है हमारे देश में, अब कहाँ है? हाथी नहीं मिलते, ऊंट नहीं मिलते, भेड़ बकरियां नहीं मिलती, मोर तक नहीं दिखते, चिड़ियां तक नहीं दिखती। तो ये इतनी वैरायटी की जो प्रकृति है, जीव, वो सब विलुप्त हो रहे हैं हमारे देश से। तो हमको सनातन धर्म की जो बेसिक वैल्यू है, वो यही है। जो धर्म है, धर्म का मतलब हर चीज का रक्षा करना। तो धर्म में वो पशु पक्षी भी आ जाते हैं, पेड़ भी आ जाते हैं, पहाड़ भी आ जाते हैं, नदियां भी आ जाती है, पंच तत्व भी आ जाते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं, तो हमारा ये कर्तव्य है हर चीज की रक्षा करना। लेकिन बड़ा दुख की बात है, जिस देश में सनातन धर्म निकला है, जहाँ से पैदा हुआ है, जहाँ से इसका विस्तार हुआ है, उसी देश के लोग इसको आज समझ नहीं पा रहे हैं। और वो फ्री बिजली, शराब की बोतल में के लिए वोट डाल रहे हैं आज की डेट में। शराब की बोतल लेके वोट डाल रहे हैं। लेकिन जो हम चाहते हैं कि लोगों के घर के सामने शराब ना देके उनके घरों के सामने फलों के वृक्ष लगाया जाए। क्योंकि अगर कोई शराब की बोतल लेके वोट डालता है, वो अपनी बीवी और बच्चों को, अपनी घरवाली को पीटेगा शराब पी के, और सबको दुखी करेगा, खुद भी दुखी होगा और बाकियों को भी करेगा। लेकिन हमारा जो संकल्प है कि जो लोगों के उस शराब की बोतल के बजाय उनके घर के बाहर पेड़ लगाया जाए, जिनको वो खुद ही पानी दें और उनके फल भी वो खुद ही खाएँगे। और कोई तो लेने नहीं जाएगा उनके घर के बाहर। अगर किसी व्यक्ति के घर के बाहर फल है, जिसके घर के बाहर है, वो जब पेड़ बड़ा होगा 5 में 6 साल में, तो फल भी वही खाएँगे। हमारे देश में आज फल की कीमत आप देखिए कितनी है। इतनी अच्छी पर्यावरण होने के बावजूद, जो एक हमारे देश का राष्ट्रीय फल है आम, वो 120 ₹150 किलो की रेट पे मिल रहा है आज की डेट में। तो हाँ, ये क्यों हो रहा है? हर जगह 160 आम का पेड़ लग जाता है। हाँ, 160 ये हर एक घर के बाहर आम का पेड़ लग सकता है। उसके बावजूद आम आदमी, मिडल क्लास, वो इस फलों को रोज़ अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, कभी ले आए ठीक है, लेकिन रेगुलर बेस पे ये, और ये कोई सबसे हाईएस्ट प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद और ज़्यादा रेट बढ़ेगा ही। अभी तो ये शुरुआत है ये मुसीबत की। ये पूरी पीक नहीं आई है मुसीबत की, तो शुरुआत है। आगे अगर अब 5 साल 10 साल हो गए, तो यही आम ₹1000 किलो भी मिलेंगे। जबकि इस आप देश में यकीन मानिए आम ही आम उग सकते हैं। दक्षिण भारत में एक नाशपाती हाँ जी। 78 रुपीज पर पीस, और जो हाँ। बैंकॉक से सीता या वो आता है कस्टर्ड एप्पल, वो 300 हुँ। रुपए का एक बेच रहे थे, जो कि मैंने हाँ जी। बैंकॉक में 30 भात का एक खरीदा था। मतलब उसको कौन, हमारे वहाँ वो इतने लगते हैं शरीफे, जिन्हें जिन्हें हम शरीफे ही कहते हैं ना, शरीफे कस्टर्ड एप्पल, वो अच्छा। मतलब वो, हाँ, वो तेलंगाना में वो 100 रुपए में पूरा बोरा मिल जाता है, और मेरे खुद के घर में भी बहुत होते हैं वहां पर। तो लेकिन ये भी वही देखिए सोचने विदेश वाली को बात ना है। हाँ। लेके विदेश वाला ले रहे हैं कि 300 रुपए का आखिर हाँ। कैसा होता है, ये है हाँ, क्योंकि बात। ये भी सोचने वाली देश है। हमारा जो देश है, इसमें हर चीज़ उग जाती है, तभी भी हमको बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ रहा है। तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपने देश को, हमको ये सारे फल और सब्जियाँ एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे, ना कि इम्पोर्ट। तो हम किसी पार्टी के विरुद्ध नहीं है, हम इस देश के साथ हैं, हम इस देश का भला चाहते हैं, हम किसी पार्टी से कुछ लेना-देना नहीं है। अभी हमारे इस जीवन है, हमारा 50-60 का साल का है, तो अपने जीवन में अगर अपने देश और अपने धर्म के लिए कुछ नहीं किया, तो फिर ये जीवन व्यर्थ है। तो इसीलिए पार्टी से ना किसी को बात करके, मैं किसी पार्टी पे इसलिए आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ। लेकिन ये लोगों को समझना है कि पार्टी के साथ नहीं आप वोट दीजिए, आप अपने कैंडिडेट को देखिए। अब कैंडिडेट की मैं बात करता हूँ। हमारे देश में जो है 543 543 एमपी है, जो लोकसभा में बैठे हैं, ठीक है? तो 543 लोग हैं, वो 144 करोड़ लोग जो हैं,
उनको रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। उनकी आवाज़ उनको रखनी है लोकसभा में, पार्लियामेंट में और उनके हिसाब से कानून बनवाने हैं अपने लोगों के हिसाब से। लेकिन पहले तो ये अक्षम है कि लोगों की आवाज़ पहुँचाने क्योंकि ये आम लोगों से मिलते ही नहीं हैं। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ये आम लोगों में सिर्फ़ चुनाव के समय मिलेंगे, वो भी मंच पे, आम लोगों से कभी नहीं मिलते। और वो मंच पे खड़े रहेंगे, वहाँ अपना भाषण देंगे और कुछ वादे करेंगे जो वो पूरे नहीं करते और उसके बाद वो आम लोगों से मिलते नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी जिसमें प्रॉब्लम ये है जो 543 लोग हैं, 1975 से 1947 से लेके आज तक ना 75 सालों में 1940 से लेके 7 से लेके 2024 तक ये जो कुछ फैमिलीज़ हैं, ये पार्लियामेंट में इन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। आम जो 144 करोड़ में जो आम जनता है, उनको मौका ही नहीं दिया जा रहा है पार्लियामेंट में जाने का। जिनके बाप-दादा थे, उनके बच्चे हैं। अगर वो खुद नहीं है, तो अपनी वाइफ़ को बिठा देते हैं, इलेक्शन लड़वा देते हैं। तो ये जो सिस्टम है, ये बहुत मतलब गलत है। 144 करोड़ में क्या हमारे पास 500 लोग नहीं मिलते हैं हर साल में, कि जो कि एकदम नए लोग हों और नई सोच लेकर आएँ? 5 ये तो कानून ऐसा होना चाहिए कि एक बार जो एमपी बन गया, उसको दोबारा उसकी फैमिली में इमीडिएट फैमिली में और उसको दोबारा मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये 144 करोड़ लोगों से धोखा है। क्योंकि आज पंजाब में मैंने जहाँ से ये भरी है अपनी नॉमिनेशन, यहाँ पे लगभग 29 कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन भरी है और इन्होंने इसलिए भरी है क्योंकि ये मौजूदा जो एमपीज़ थे और जो पास्ट में आए, जो दोबारा अभी लड़ रहे हैं, उनसे बड़ा नाखुश हैं। इन्होंने सिर्फ़ इसलिए भरी है कि वो दोबारा भी लड़ रहे हैं इस इलेक्शन में भी और वो पहले भी 5 साल आ चुके हैं। तो अब ये लोग पूछ रहे हैं कि जो पिछले 5 साल तुम आए थे, तो उसमें क्या कसर रह गई थी जो पूरा नहीं कर पाए, अब दोबारा इलेक्शन लड़ के उसी सीट पे आना चाह रहे हो? 5 साल बहुत लंबा समय होता है, हाफ ए डेकेड। तो वो उसमें जो वो काम नहीं कर पाए, ऐसा क्या था जो नहीं कर पाए, जो दोबारा इनको आना पड़ रहा है? तो ये जो बहुत बड़ी समस्या है, हमें ये 543 लोग हर 5 साल में चेंज करने चाहिए। अगर नहीं चेंज करेंगे, तो कोई बदलाव की उम्मीद रखनी नहीं चाहिए, क्योंकि बदलाव तब आएगा जब पार्लियामेंट में लोकसभा में बैठे हुए एमपी बदलेंगे। अभी ये हो रहा है, जैसे आपने बीजेपी की बात की, अब चलो मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ। पहले जो कांग्रेस में लोग थे, ठीक है? पिछले 70 सालों में, 30 सालों में, वो आज सारे के सारे बीजेपी में शिफ्ट हो रहे हैं। तो अगर हम वो उनसे नाखुश थे, कांग्रेस की अब असलियत बाहर आ रही है, तो अगर वो आदमी बीजेपी से सीट लेके इलेक्शन लड़ रहा है, तो वो क्या चेंज करेगा? उसने जो पहले काम किया है कांग्रेस में रह के अभी भी वही बंदा है। वो आदमी से हमको कोई नई चीज़ की उम्मीद नहीं रखना चाहिए। और ये पार्टियों को भी समझना चाहिए जो दूसरी पार्टी हैं इनके ऑपोज़िशन में, उनमें जो लोग हैं, वो कई सालों से अगर पहले ही असफल हो चुके हैं, उनको अपनी पार्टी में भी नहीं लेना चाहिए। लेकिन इनकी कुछ हैं, जिनके कि जो फंड्स आते हैं, तो उसके लिए वो किसी को भी अपनी पार्टी में ऐड कर लेते हैं कि पैसा भी आएगा पार्टी के साथ, क्योंकि हमारे जो देश की अर्थव्यवस्था है, दुनिया में 5वें नंबर पे है। 5वें नंबर पे अर्थव्यवस्था होने का मतलब ये है कि हमारे देश में दुनिया में 5वें लेवल पे धन है। अर्थव्यवस्था उसी को कहते हैं इकोनॉमिक्स को। तो और ये जो 5वें नंबर का दुनिया का जो धन है, ये किस कहाँ पड़ा है? गवर्नमेंट के पास, रूलिंग पार्टीज़, ऑपोजिशन। तो ये हमारे आम जनता के पास कुछ नहीं है। तो आम जनता के पास लाने के लिए इलेक्शन लड़के, चुनाव लड़के हम ये जो जितना जनता का धन है, ये जनता में ही इस देश में लगना चाहिए और एक एमपी को 1 साल का 5 करोड़ का तो फंड मिलता ही है अपने संसदीय क्षेत्र में लगाने के लिए, 1 साल का और 5 साल में उनको 25 करोड़ मिल जाता है। अगर आप इस देश में किसी भी क्षेत्र में चले जाइए और जाके देखिए कि 1 साल में 5 करोड़ लगा है, पच 5 साल में 25 करोड़ लगा है, आपको विज़िबली दिख जाएगा कि नहीं लगा पैसा, तो पैसा गया कहाँ? तो ये अपनी पार्टियों को मजबूत करने के लिए, ये पैसा अपने परिवारों को मजबूत करने के लिए, ये पैसा इल्लीगल तरीके से लूटा जा रहा है जनता का धन जो है। तो इसको
ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हर व्यक्ति को आरटीआई निकालनी चाहिए अपने एमपी की। 543 जितने एमपी हैं उनकी सबकी आरटीआई से उनका ये चेक किया जाए कि उन्होंने जो पिछले 25 करोड़ मिले उनको पिछले 5 सालों में उन्होंने कहाँ लगाए हैं और कैसे लगाए हैं। अगर उसमें कुछ गड़बड़ लिखती है तो उन पे केस चलने चाहिए और उनको दोबारा ऐसा मौका नहीं देना चाहिए और उनको इलेक्शन लड़ने से बैन कर देना चाहिए। तो ये है हमारे देश की व्यवस्था आज के समय में, जो कि बड़ी मतलब दैनिक है, मतलब दया आती है इसपे। तो इसको सुधारने का एक ही तरीका है कि 144 करोड़ के जो नए लोग हैं, वो खड़े हों, वो आगे आएँ, युवा आगे आएँ, नई सोच लेकर आएँ, पुरातन सोच लेके आएँ, वैदिक सोच लेकर आएँ और इसको देश का कानून, संविधान को पुनर्निर्माण करें। क्योंकि हमारे जो लॉज़ चल रहे हैं, यूनिफ़ॉर्म तक जो ब्रिटिश काल में पुलिस की यूनिफ़ॉर्म थी, आज की डेट में पंजाब पुलिस की वो है। जो ब्रिटिश पढ़ा रहे थे पंजाब पुलिस को, वो पढ़ा रहे हैं आज की डेट में। मेरे को बॉडीगार्ड मिले हुए हैं, गनमैन, तो उनसे भी मैं बात करता हूँ। मैं हर व्यक्ति से बड़े मतलब अच्छे से बात कर रहा हूँ। कह रहा है यूनिफ़ॉर्म भी हमारी जो ब्रिटिश टाइम में थी, वो यूनिफ़ॉर्म है। कह रहे जो हमें जो ट्रेनिंग के टाइम में जो पढ़ा रहे हैं लॉज़ वगैरह, वो ब्रिटिश टाइम की है। तो ये जो है इसको चेंज करने की बहुत आवश्यकता है और सारे दुनिया में होता है ये चेंज। हर 5 साल में जो लॉज़ को रिफ़ॉर्म किया जाता है, सिर्फ़ हमारे देश में नहीं हो रहा है। तो हम कैसे विश्व गुरु बनेंगे? और विश्व गुरु की बात अगर मैंने बताई है तो एक बात मैं और बता देता हूँ आपको। जैसे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया था कि सोलर पैनल लगाएँगे, फ्री बिजली देंगे। तो एक इन्फॉर्मेशन मैं पहुँचाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सारे देश की जनता को, जो सोलर पैनल होते हैं, वो बनते हैं प्लास्टिक के। जो सोलर सेल होते हैं, वो भी बनते हैं प्लास्टिक के और उसकी जो लाइफ़ होती है, ये मैंने खुद रिसर्च किया इसलिए बता रहा हूँ, ये आम जनता को तो पता ही नहीं ये बातें और शायद प्रधानमंत्री जी को भी नहीं पता इसलिए उन्होंने इतना बड़ा प्लान अनाउंस कर दिया। ये प्लास्टिक के सोलर सेल, प्लास्टिक के पैनल्स, इनकी जो लाइफ़ है 20 से 25 साल और 20-25 साल के बाद ना ये रिसाइकल होते हैं, ना इसका दोबारा कोई यूज़ होता है, तो इसको लैंडफ़िल में इनको वेस्ट करके फेंका जाता है। और अगर हम इसमें इस देश में करोड़ों सोलर पैनल लगा दें, तो हमारा इतना ज़्यादा वेस्ट इस देश में जमा हो जाएगा, उसको फेंकने की जगह नहीं मिलेगी। तो प्रधानमंत्री तो 20-25 साल बाद पता नहीं कहाँ होंगे, लेकिन तो इस प्लास्टिक का हम क्या करेंगे 25 साल बाद अगर अभी इन्होंने लगवा दिए, करोड़ों की संख्या में। तो ये जो है, इस पे थोड़ी-सी उनको रिसर्च करनी चाहिए और इस प्लान को ड्रॉप कर देना चाहिए क्योंकि ये गलत है। हाइड्रो जो पावर से बनती है पानी के डैम से, वो बिजली ठीक है। जो विंड मिल से बनती है, वो ठीक है क्योंकि विंड मिल भी रिसाइकिल हो जाता है, हाइड्रो प्लांट भी रिसाइकिल हो जाता है। इसमें लागत थोड़ी ज़्यादा आ जाती है। सोलर पैनल जैसे प्लास्टिक का बैग सस्ता होता है, हम सामान लेकर आते हैं थाली, लेकिन उसका नुकसान कितना पर्यावरण को। तो उसी प्रकार से सोलर पैनल सस्ता तो है, लेकिन उसका पर्यावरण को लॉन्ग टर्म में 25-20 साल में उसको फेंकने की जगह नहीं मिलेगी और हम अपनी धरती को पहले ही कंक्रीट से भर चुके हैं। सबसे दुनिया की सबसे उपजाऊ धरती को और अब हम प्लास्टिक भी इसमें और अगर ठूँस देंगे, तो फिर तो ये जो थोड़े बहुत यहाँ पे फल-सब्जियाँ उग रहे हैं, ये भी फिर बाहर से ही लाने पड़ेंगे, यहाँ तो वो भी उगाने की जगह नहीं बचेगी। तो इसलिए ये हमको विश्व गुरु बनना है तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजी को लाना होगा, जो दुनिया से आगे हो। जो दुनिया अभी दुनिया भर में भी सोलर पैनल हर जगह इतना नहीं है, विंड मिल से बनाते हैं ज़्यादातर। मैं पूरा अमेरिका, कनाडा घूमा हुआ हूँ, तो वहाँ बड़े-बड़े विंड मिल हैं जिसको पवन चक्की भी कहते हैं, वो लगे हैं। हुँ, तो उनकी हुँ, लेकिन हमारे देश में वैसा ना वैसी विंड है, ना वैसे तूफ़ान आते हैं और ना उतनी स्थान है कि हम बना सकें उसे विंड मिल से। लेकिन हम पानी के प्रोजेक्ट से इसको बिजली को पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो जो जितनी भी सूखी नदियाँ हैं, अगर हम पेड़ लगाएँगे हमारे देश में बारिश दोबारा होगी और गर्मी कम होगी। तो अगर बारिश होगी, तो नदियों में पानी दोबारा बहेगा क्योंकि अभी सारी नदियाँ सूख गई हैं और जो जिनमें पानी है, दिल्ली में जो अगर आप गई होगी तो यमुना नदी जी हैं, तो उनकी हालत आप देखोगे यमुना की एक हमारी पूजनीय नदी है वो भी, देवी है, यमुना देवी। तो उसकी जो कंडीशन है आज की डेट में दिल्ली में, एक नाले से भी मतलब गंदी कंडीशन में है वो। अच्छा। तो वो दिल्ली हमारा
राजधानी में, तो ये 10 सालों में अगर काम किया जाता और 75 सालों में अगर काम किया जाता तो उसकी वो स्थिति नहीं होती। क्योंकि ये यमुना नदी कुछ 75 साल पुरानी नहीं है, ये हज़ारों वैदिक काल से है ये नदी। अगर ये हज़ारों साल से इसको बचा के रखा जा सकता था, तो ये पिछले 70-75 साल में ऐसा क्या हो गया कि इसकी ये स्थिति हो गई। तो ये इसकी सोचने वाली बात है, जो हज़ारों साल पुरानी वैदिक नदी का ये हाल हो गया, तो आगे पर्यावरण का नुकसान कितना होने वाला है। तो इसको हमारे जो देश की धरोहर है, इनको सबको बचाना बहुत ज़रूरी है और ये समझना हमारा मानवता का धर्म है कि हर चीज़ को बचाया जाए। क्योंकि हम आज हैं, कल को हमारी दूसरी पीढ़ी आएगी, तो उसको जिस जैसी स्थिति में हमको मिला है, उससे अच्छी स्थिति में छोड़ के जाना चाहिए। ये नहीं कि हम आप बर्बाद करके चले जाएँ सब चीज़ को। वो राक्षस धर्म होता है, अधर्म होता है, हर चीज़ को बर्बाद करना। मनुष्य का धर्म हर चीज़ को बचाना और उसका संरक्षण करना। हाँ जी, पूछिए आपसे अगर और कोई प्रश्न है आपसे? जी, जी, जी। जी। थोड़ा अगर कमेंट्स भी दिखाना चाहें तो कमेंट्स भी दिखा सकते हैं ताकि हम कमेंट भी पढ़ लें। हाँ जी। पंजाब की वीआईपी 10 जितेंद्र यादव सर। कल समझे नहीं आगे कुंडली साधना से ही सब ठीक हो सकता है। सनातन सबकी कुंडली साधना श्री राम सब। हाँ एक आगे बढ़। कुंडलिनी साधना जो है अगर किसी व्यक्ति को करनी है, तो पहले वैसा वातावरण बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आपके घर के बाहर मोटरसाइकिल चल रहे, गाड़ियाँ चल रही, सुबह 5 बजे से पें-पें हॉर्न कर रहे हैं, ठीक है? इतना धुआँ आपको साँस में ले रहे हैं, तो कुंडली साधना तब होती है जब पर्यावरण शुद्ध हो और शांत हो। किसी भी प्रकार की साधना में एक एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे पुराने ज़माने में जो ऋषि-मुनि होते थे, वो एक गाँव तक में नहीं रहते थे, वो गाँव को छोड़ के भी गाँव के बाहर चले जाते थे, बहुत दूर जंगलों में जाके साधना करते थे। तो आज के ज़माने में जो कुंडली साधना है, ये सिर्फ़ मतलब कहने की बात है, अगर इसको प्रैक्टिकल करना है, तो वैसे ही हमें पर्यावरण को ऐसा बनाना पड़ेगा, तब ये हो सकता है। कमेंट जेटली बीजेपी को हिंदू नेशनलिज्म इज एन अपॉर्चुनिस्टिक इशू फॉर हिज पार्टी। ये लोग सनातन के लिए क्या करेंगे साधन से। हाँ यू आर राइट। तो जीता वही सिकंदर कहावत गलत है। तो जीता वही पुरंदर पौरुष के लिए। तो हाँ, पोरस पोरस जो थे पौरु हाँ। राजा पौरु कभी हाँ, रखिएगा समझ। हाँ ठीक है। जय श्री राम जी। चंद्र को अपना अब्बू सिकंदर मानते हैं। खुद ही ने उभारा हुआ दिखाया विराट ने। आगे आगे बढ़ो एडिटर, क्या हो गया तुमको? नरेन प्लीज हाईलाइट थर्ड सस्पेक्ट सीरीज। प्लीज हल्दर नरेंद्र देश। आगे सर आई एम आस्किंग यू प्लीज टेल मी जब जर्मन ने न्यूडल्स को क्या न्यूडल्स को खाक को खत्म किया तो आपका क्या कहना? ये क्या पूछ रहे हैं आपसे? क्या? कुछ पूछ रहे हैं। थोड़ा हमारे एडिटर का प्रॉब्लम है, वो हटा देता है। जब हटाना होता है तब नहीं हटाता। ये लिख रहे सर आई एम आस्किंग यू प्लीज टेल मी जब जर्मन जर्मन जर्मनी वाला जर्मन उन्होंने जे से लिख दिया है।
हाँ, अच्छा। GERMAN, जर्मन को उन्होंने JURMAN लिखा है। ने हाँ, जुदास यहूदी को लिख रहे होंगे, तो शायद अच्छा। ऐसे यहूदी इसके लिए बोल रहे होंगे कि खत्म किया, तो आप क्या कहेंगे? मतलब उस पे आपका क्या टेक है? भई जर्मनी वालों वो तो ने उनका अपनी रेशियल लड़ाई थी उनकी वहाँ पर उस समय। जैसे कि पूरे विश्व में हर जगह होती थी, यहाँ पे भारत में भी कई राजाओं की लड़ाई होती थी। कई संस्कृति जो अलग-अलग मानने वाली लड़ाई थी। तो इसमें जर्मन की जो टेक्नोलॉजी की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो उनका विज्ञान ज्ञान की बात कर रहा हूँ, उसमें कोई लेना-देना नहीं है। तो ये रेशियल लड़ाई थी उनकी। वो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट थे और वो जो दूसरे थे जूस जुदाइस तो वो अलग धर्म को मानने वाले थे, जो इनकी आपस की कॉन्फ्लिक्ट थी एक। मतलब इतना तो दर्शकों को समझ में आ रहा है कि अनीश शर्मा इज़ अ वेरी लर्नेड मैन। तो ये थोड़ा पढ़ाई-लिखाई वगैरह करते हैं, तो आप अपने सवाल कर सकते हैं, पंडित जी विद्वान आदमी हैं। और चलिए प्राची बहन को जय श्री राम। जय श्री राम सुदेश भाई। अखिलेश की पंक्चर साइकिल पर देश बहुत दूर तक नहीं चल पाएगा। दैट्स राइट जिनारा बच्चा, एग्जैक्टली। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी खड़ीगम्मा जी। बीजेपी का कोर प्रिंसिपल है गार्जियन सोशलिज्म। अब क्या कर पाएंगे ये लोग? कुछ होना ही। बस बीजेपी में सारे कांग्रेस आ रहे हैं। जैसे ही अब राहुल जी ने बोला, मैं तो कोट कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। पहले क्या था, मोदी सरकार थे, फिर मोदी की गारंटी आई। अब मोदी की वॉशिंग मशीन चल रही है, जो राहुल जी बता रहे थे, जो कांग्रेस से आ रहे हैं वो धुल के क्लीन चिट मिल रही है उनको। उन पे जो कांग्रेस में थे बड़े-बड़े केस चल रहे थे। आईबी पीछे पड़ी हुई थी, उनके इंटेलिजेंस ब्यूरो और सीआईडी और पता नहीं क्या-क्या था। तो जब वो बीजेपी जॉइन करते हैं तो एकदम क्लीन चिट हो जाते हैं, उनके केस सारे बंद हो जाते हैं। तो ये तो मैंने मीडिया में सुना है कि ये मोदी जी की वॉशिंग मशीन आजकल चल रही है, तो आप लोगों को ज़्यादा पता होगा। मैं तो चलो पॉलिटिक्स को, किसी पार्टी को ब्लेम कर रहा हूँ, नहीं मानो, मैं सिर्फ़ अपना सनातन धर्म की बात करता हूँ। तो अगर सनातन के जो कोई विरुद्ध है, तो वो हम बताते हैं। अच्छा, एक और सवाल है और आपसे। ये बताइए हाँ कि जी। कई बार जैसे कंगना रनावत से कहा गया कि आप तो बॉम्बे चले जाएंगी, तो ऐसे आपके लिए भी कई अच्छा। लोग बोल रहे हैं कि आप तो कनाडा चले जाएंगे, अमेरिका चले जाएंगे, तो क्या आपसे मिलने नहीं, वहां आएंगे ऐसे? हाँ। नहीं, मैं तो देखिए विदेश घूम के सब कुछ सीख के वहाँ से आया हूँ। अब मोदी जी भी तो विदेश घूम के गए और जीएसटी लेकर आए। विदेश घूम के आए, उन्होंने एक दूसरा और वादा भी किया था अपने इस और मैनिफेस्टो में। हाँ, ये जो मैनिफेस्टो में वादा किया कि हम ट्रक ड्राइवर जो है उनको असुविधा हो रही है, हम ट्रक स्टॉप बना देंगे हाईवे के साइड पे, जहाँ पे वो हाँ, नहाएँगे, धोएँगे, खाएँगे। तो ये जो ट्रक स्टॉप है, ये विदेशों में, अमेरिका, कनाडा, यूरोप में 100 साल पहले से बने हुए हैं। हाँ, ये होते वो शावर मोदी लेते जी, हैं, हाँ। हाँ, हाँ, शावर लेते हैं, वहाँ पे रोड के साइड पे ट्रक स्टॉप बने, 100 साल हो गए बने को, हम्म, 100 साल से बने हुए हैं। तो अगर हमको विश्व गुरु बनना है, तो जो वेस्ट में 100 साल पहले से बन चुका है और वो अब हम 2024 में उसके इलेक्शन में वादे कर रहे हैं कि हम बना देंगे, तो हम विश्व गुरु बनने के डायरेक्शन में जा रहे हैं, बताइए आप? ये मैं जनता से पूछ लेता हूँ कि ये कहाँ से लग रहा है कि हम विश्व गुरु बन सकेंगे, अगर हम जो 100 साल पहले हो गया है, उसको हम अपने देश में 2024 में लाएँगे। हमको ऐसा काम करना हो, जो अभी विश्व ने सोचा तक नहीं है, तब हम विश्व गुरु बन सकते हैं, जो कि हमारा सनातन वैदिक धर्म में है। जैसे कि मैं एक बताना चाहता हूँ, हमारे इस देश में एक मंदिर है, इलोरा केव्स का वो हिस्सा है, उसका नाम है कैलाशा टेम्पल, ठीक है? वो कैलाशा टेम्पल से प्रसिद्ध है। वो एक पूरे पहाड़ को काट के, उसको कार्व करके, एक पहाड़ को तराश के एक मंदिर बनाया गया और वो दुनिया में एक ऐसी लौती बिल्डिंग है, जिसको ऊपर से नीचे बनाया गया। दुनिया में 7 अजूबे जो है ना, ये 7 वंडर्स, वो भी ज़मीन से शुरू करके उसकी नींव पहले रख के नीचे से ऊपर बनाए गए हैं। और कोई भी स्ट्रक्चर बनता है उसकी ज़मीन से शुरुआत करके ऊपर की तरफ उसको कंप्लीट किया जाता है। लेकिन दुनिया में एक सिर्फ़ ऐसी बिल्डिंग है, वो एक ऐसा मंदिर है जिसका नाम है कैलाश टेम्पल,
कैलाश मंदिर जो इलोरा का है और महाराष्ट्र में है, तो उसको ऊपर से तराशते हुए पूरा एक मंदिर का स्वरूप दिया गया है। तो वो जो टेक्नोलॉजी हमारे देश में हज़ारों साल पहले थी, वो आज विलुप्त हो चुकी है। तो वो ऐसी एडवांस सभ्यता जो है, वो अभी भी हम दोबारा पुनर्जीवित कर सकते हैं, लेकिन हमको अपने मूल, अपनी रूट्स में दोबारा उसको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और अपना वैदिक ज्ञान, संस्कृति जो कि विदेशों-विदेशों में पढ़ाई जा रही है, उसको दोबारा सीखना पड़ेगा। तो ऐसे और भी मंदिर बन सकते हैं और एक कंबोडिया का भी एक ऐसा मंदिर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, उसका नाम है अंकोर वाट, जो कंबोडिया का जो देश का राजा फ्लैग है, राजा नेशनल झंडा सूर्यदेव जो है। बर्मन ने बनाया। राजा सूर्यदेव बर्मन ने बनाया। हाँ जी, तो वो जो है अंकोर वाट मंदिर जो है, भगवान विष्णु का मंदिर है वो और वो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। अगर अभी भी आप जाओगे, उसको ज़मीन से खड़े होके आप पूरा मंदिर नहीं देख सकते हो। उसको देखना है तो आपको हवा में जाना पड़ेगा, जाऊंगी। हेलीकॉप्टर या प्लेन प्लेन लेके ऊपर से ही देख सकते हो उसको, इतना बड़ा मंदिर है। जी, मैंने मन इतना बड़ा बनाया कि है। मैं जाऊंगी देखने के लिए। अ, जाना चाहिए सारे हमको मंदिर विजिट इसको करना आप चाहती हूँ। प पहले तो आपको खुद जाके ये महाराष्ट्र वाला देखना चाहिए जो हमारे देश में है, कैलाश टेम्पल, उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाइए, वीडियोग्राफ कीजिए, अपने चैनल पे अपलोड कीजिए, लोगों को सबको पता चले, सब लोगों को जी, जाना चाहिए। मैंने इसको प्रण किया है कि मैं पहले सारे मंदिर देखना चाहती हूँ, जो हुँ, पुराने हैं ना जितने भी, तो ये मंदिर हाँ देखने जी, हैं, इन पे काम करना है। हाँ जी। तो ये हमारा एक और जो अपना सब संकल्प में एक और संकल्प है, जो हमारे मंदिर हैं इस देश के। जो मुगल काल था, तो उन्होंने हमारे मंदिरों पे लगाया था जजिया। जब ब्रिटिश आ गए, उन्होंने लगा दिया टैक्स, जो मंदिर से और उन्होंने टैक्स इसलिए लगाया, अगर आप देखोगे 500 साल पहले, इस दुनिया में बैंक नहीं था। लेकिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था तभी भी दुनिया में नंबर 1 थी, सबसे ऊपर थी अर्थव्यवस्था और हमारा जो रुपए की कीमत भी सबसे ऊपर, हम सोने-चांदी के सिक्के यहाँ पे इस्तेमाल करते थे, जो दुनिया में ना कभी हुए हैं, ना कभी सोचेंगे कि हो सके, ठीक है? उस समय से हम सोने-चांदी के सिक्के इस्तेमाल कर चुके हैं अपने देश में। तो वो जो अर्थव्यवस्था कहाँ से चलती थी जब बैंक नहीं थे? तो हमारे मंदिरों से वो अर्थव्यवस्था चलती थी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि घर जो होते थे हमारे मिट्टी के और गोबर के बने होते थे। लेकिन जो मंदिर है वो पत्थरों के बने होते थे, एकदम मजबूत। और इसी कारण से जब मुग़ल हमारे देश पे आक्रमण करते थे, वो मंदिर को लूटते थे सबसे पहले। हमारा सोमनाथ मंदिर जो गुजरात में है, उस पे गज़नवी ने कितनी 17-18 बार उसने अटैक किया, लूटने के लिए। उसके सोने के दरवाजे और दरवाजे तक सोने के होते थे। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो मंदिरों से चलती थी और मंदिर बैंक का काम करते थे। जो मंदिर है वो सारे जितने प्रोजेक्ट थे, गाँव की कोई सड़क बननी है, कोई तालाब बनना है, पेड़ लगने हैं, वृक्ष लगने हैं, किसी को मतलब अर्थ की ज़रूरत है, कोई गरीब आदमी है, उसे कुछ भी ज़रूरत है, तो वो मंदिर हमेशा सबसे पहले मदद करता था। क्योंकि मंदिर बैंक का काम करता था। फिर जब मुगल आए, उन्होंने लूटा मंदिरों को, उसके बाद जजिया लगाया। फिर ब्रिटिश आए, उन्होंने टैक्सेस लगाए मंदिर पे और फिर 47 से लेके जो ये है कांग्रेस, इन्होंने टैक्स जारी रखा, जो ब्रिटिश ने टैक्स लगाए। क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है 1880 में बनी थी, 1880 में। ब्रिटिश ने ही बनवाई थी कांग्रेस पार्टी और वो जो टैक्स उन्होंने जारी रखा मंदिरों के ऊपर, कांग्रेस ने। और आज की डेट जो है 2024, आज भी मंदिर पे टैक्स जा रहा है। अभी हमारे उत्तर भारत का सबसे जो बड़ा मंदिर है, वो माता वैष्णो देवी का मंदिर है, ठीक है? उसमें 500 करोड़ का चढ़ावा चढ़ता है, सालाना। तो उसमें से जो 500 करोड़ है, उन्होंने बनाई है वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और जो वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, उसके 80% जो मेंबर हैं, 70-80% वो सारे के सारे गवर्नमेंट के लोग हैं, गवर्नमेंट के बैठाए हुए और वो 500 करोड़ जो रुपया है, वो गवर्नमेंट लेके चली जाती है। वो ना उस क्षेत्र में लगता है और वो ना सनातन धर्म में लगता है
और उसका जो 500 करोड़ मैं सिर्फ़ एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे हज़ारों मंदिर हैं इस भारत में बड़े-बड़े मंदिर, जिनका हज़ारों करोड़ 3.2% ऑफ जीडीपी जो है हमारे देश का, वो मंदिर से आ रहा है। 3.2 हज़ारों करोड़ बन जाते हैं ये जीडीपी। तो जो है ये जो पैसा लेके इसको कहाँ उपयोग किया जा रहा है? इस सनातन धर्म में नहीं उपयोग किया जा रहा है। इसको दिया जा रहा है अल्पसंख्यक को। गरीब जो हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन जो अल्पसंख्यक हैं, उनको इनका फ़ायदा दिया जा रहा है। पैसा लिया कहाँ से जा रहा है? मंदिरों से और सिर्फ़ मंदिरों से लिया जा रहा है और कहीं से नहीं लिया जाता है। कोई चर्च से पैसा नहीं लिया जा रहा, किसी मस्जिद से लिया नहीं जा रहा, किसी मदरसे से नहीं लिया जा रहा और लेकिन ये मदरसों को पैसा दिया जा रहा है, मस्जिदों को पैसा दिया जा रहा है। कहाँ से लेके दिया जा रहा है? मंदिर से लेके दिया जा रहा है। तो ये जो है हमारा जो सब संकल्प है ये है जितने भी हमारे देश के बड़े-बड़े मंदिर हैं, वो सबको सरकारी नियंत्रण से छुड़वाएँगे। जब तक मंदिर सरकारी नियंत्रण से नहीं छुड़ेंगे, तब तक हमें संपूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। तब तक हम गुलाम के गुलाम ही रहेंगे। तो मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से छुड़वाना बहुत बड़ा संकल्प है हमारा सब संकल्प का। तो ये बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, अब आगे बढ़ाइए। नहीं, आपने काफ़ी कुछ बताया और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस संकल्प को आगे लेकर के जाएँ, बहुत अच्छे से जाएँ। और अच्छा ये बताइए कि अब अभी आपके साथ जो औपचारिकता वग़ैरह है वो पूरी कर ली है आपने? हाँ जी, सब औपचारिक पूरी हो गई है। अब बस इलेक्शन है जून 1 को। हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो बाँसुरी है, भगवान श्री कृष्ण की बाँसुरी। तो भगवान की कृपा हुई है हमें, उन्होंने बाँसुरी दी है। तो 1 जून को जितने भी पंजाब से जुड़े हैं, ये वीडियो को हमारे मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा सनातन धर्म में फैलाएँ और अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, जो भी वोट डाल सकते हैं, श्री अनंतपुर साहिब क्षेत्र जो है, इसमें 8 से 9-10 विधानसभा आती है। उनका मैं नाम भी एक बार बता देता हूँ, कि ये उस क्षेत्र में कोई भी है, तो बाँसुरी पे वोट डाले। ये बंगा हो जाता है शुरू, बंगा, गढ़शंकर, नवांशहर, नंगल जहाँ पे भाखड़ा नंगल डैम है, नंगल, फिर श्री अनंतपुर साहिब, चमकौर साहिब, फिर मोहाली, जहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम है, और चंडीगढ़ के बॉर्डर में, मोहाली, फिर रूपनगर, जो कि ये सेंटर है जहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट का रूपनगर, जिसको पहले रोपड़ कहते थे। तो फिर बालाचूर एक गाँव है, तो ये मतलब ये सारे जो है एरिया, ये इसी मतलब हलके में आते हैं, संसदीय क्षेत्र में। तो जो भी लोग हैं पंजाब से अपनी फैमिली को शेयर करें और बाँसुरी पे वोट डलवाएँ, तो हम आपकी आवाज़ रख सकेंगे। और अगर ये काम मैं नहीं कर पाऊँगा, ये मैं एक लाइव से एक आपको रिकॉर्ड दे रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड इंटरनेट में पड़ा रहेगा। चाहे कोई 5, 10, 15, 20 साल बाद ये काम जो है इस हमारे धर्म के लिए होने चाहिए। चाहे हम कर पाएँ, ठीक है, अगर हम नहीं कर पाएँ, तो ये 20 साल बाद भी अगर कोई करे, तो इसका फल ज़रूर मिलेगा। क्योंकि ये कोई मेरा पर्सनल एजेंडा नहीं, ये सनातन धर्म का, इस देश का एजेंडा है। तो बस यही मैं आपको बताना चाहूँगा। जी। अ, हाँ जी। आपकी आगे क्या योजनाएँ हैं मतलब अभी? जैसे मान लीजिए आप लोग जीतते हैं, आपने ये तो हाँ जी। बताया कि हाँ, तो लोगों के बीच में इसको कैसे रख रहे हैं आप? अभी तो यहाँ से तो आपने रख दिया, लेकिन क्या लोगों के बीच में इन बातों को रख पा रहे हैं जो आपने बताया? लोगों के बीच में देखिए हम कोई इतनी बड़ी पार्टी तो नहीं है, लेकिन हम सोशल मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं और गाँव में डोर टू डोर जाके बता रहे हैं और जितने भी अपने नेटवर्क हैं वहाँ फैला रहे हैं बात। हाँ, जैसे अब करोड़ों रुपए की हम रैलियाँ तो नहीं कर सकते हैं, जैसे कि बाकी पार्टियाँ करती हैं बीजेपी और वो कांग्रेस, क्योंकि उनके पास तो सारा देश का धन उनके पास ही पड़ा हुआ है। तो वो तो अपने उपयोग कर रहे हैं, हम शराब की बोतलें भी नहीं बाँट सक रहे हैं। लेकिन हम अपने विचार को जिस जिस भी लेवल पे पहुँचा पा रहे हैं, तो हम पूरा अपना समर्थ जितना भी है उतना लगा रहे हैं, हर हर माध्यम से। और बस लोगों से यही बता रहे हैं कि ये आप बाँसुरी पे वोट दीजिए इस बार और हम परिवर्तन लाने के लिए पूरा कटिबद्ध हैं इसके लिए। तो आप कहना चाह रहे हैं कि आप लोग अपनी जेब से इलेक्शन लड़ रहे हैं।
हाँ जी, अपने जेब से ही लड़ रहे हैं और अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं। और क्योंकि हमारा जो जीवन है ये छोटा-सा जीवन है। इसमें अगर हमने अपने देश और अपने धर्म के लिए कुछ नहीं किया तो फिर ये जीवन व्यर्थ है। एक एक बार तो हर व्यक्ति को मौका मिलता ही है जीवन में अपने देश और धर्म के लिए कुछ करने के लिए। तो ये धरती माँ जो हमारी है, इस पे हमारा जो 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 हमारा कर्ज है, वो चुकाने की कोशिश है। तो ये इलेक्शन में हमें कोई पॉलिटिशियन बनने का शौक नहीं है। ये मैसेज जो ये आपके चैनल के माध्यम से मैं दे रहा हूँ, ये मैसेज बहुत ज़रूरी है। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये जानकारी को विस्तार होना बहुत ज़रूरी है। इलेक्शन जीते ना जीते, वो बात की बात है, लेकिन ये जो मैसेज है, ये सर्कुलेट हो, ये सारे देश में फैले, ये सोच जो है लोगों की बदले कि वो जो 543 जो लोग हैं, पार्लियामेंट में कब्ज़ा करके बैठे हैं, वो बदले जाएँ। ये बहुत ज़रूरी है, अगर बदलाव चाहिए ग्राउंड पे, हर 5 साल में बदले जाएँ। उनको दोबारा नहीं लाना चाहिए क्योंकि अगर काम नहीं हो रहा है, अगर 25 करोड़ नहीं लग रहे हैं साल के, अगर 5 करोड़ साल में आपको लग रहे हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में दिख रहा है कि नहीं लगे 5 करोड़ साल में, तो इसका मतलब आपका जो जिसको आपने चुन के भेजा है संसद में, ना वो आपकी बात रख रहा है, ना वो जो फंड वहाँ से मिल रहे हैं, वो आपके क्षेत्र में लगा रहा है। तो फिर वो आपका जो वोट है, वो व्यर्थ है। आप पार्टी का नाम देख के वोट मत दीजिए, आप अपने कैंडिडेट को पहचानिए, ये बहुत ज़रूरी है कि अच्छा, सेंटर में कोई भी पार्टी हो, लेकिन आपका जो कैंडिडेट है, उसके विचार समझिए, वो क्या करना चाह रहे हैं आपके कैंडिडेट। हाँ, पूरे देश में मेरा यही मैसेज है, जहाँ वो चुनाव बाकी है, अपने कैंडिडेट को पहचानिए, पार्टी को मत देखिए। अगर आपको लग रहा है कि कैंडिडेट के विचार सही हैं, ये सही बात कर रहे हैं, ये सही दिशा में देश को लेके जाएँगे, तो उस कैंडिडेट को वोट कीजिए, चाहे पार्टी जो भी हो, पार्टी को मत देखिए। अच्छा मैं आखिरी सवाल करूँगी आपसे। अ, हाँ जी, अगर मनीष शर्मा इलेक्शन नहीं लड़ रहे होते तो क्या कर रहे होते? मैं जो अभी भी करता हूँ, मैं पेड़ लगाता हूँ। मेरे ही घर पे अभी अनार के पेड़ हैं, आम के पेड़ हैं, संतरे के हैं, आलू बुखारा यहाँ बोलते हैं पंजाब में, उसके पेड़ हैं, नींबू के पेड़ हैं, अंगूर की बेल लगी हुई है। तो मैं यही करता हूँ, मैं प्रकृति से जुड़ा हुआ इंसान हूँ एकदम ज़मीन से और मैं फल के पेड़ लगाते रहता हूँ और कुछ ना कुछ उगाते रहता हूँ। हल्दी मैं अपने घर पे उगा लेता हूँ, जो उगा सकता हूँ प्रकृति में, मिट्टी में बीज डालना बहुत कुछ मुश्किल काम नहीं है। ये पूरे दुनिया भर में जब कोई व्यक्ति रिटायर होता है, बुड्ढा होने के बाद, वो ये हॉबी फार्मिंग ही करते हैं व्यक्ति। पूरे देश दुनिया भर में बात कर रहा हूँ मैं। हमारे देश में चलो थोड़ा तीर्थ यात्रा पे निकल जाते हैं, दूसरा है। लेकिन जैसे पूरी दुनिया में जो लोग रिटायर होते हैं, वो उसके बाद फार्म पे जाके हॉबी फार्मिंग जैसे हमारे बहुत प्रसिद्ध एक्टर हैं धर्मेंद्र, वो भी अपने फार्म हाउस पे रहते हैं अब। इतने मतलब दुनिया में मतलब उन्होंने नाम कमाया, दुनिया के सबसे हैंडसम आदमी रह चुके हैं, टॉप 5 में वो। लेकिन वो अपने जीवन के जो अंतिम पड़ाव में एक फार्म पे रह रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को मतलब अच्छे से बिता रहे हैं। तो ये जो है मनुष्य का जो है ज़मीन से जुड़ना बहुत आवश्यक है क्योंकि हम यहीं से निकले हैं और यहीं यहीं से बने हैं। एक बच्चा पैदा होता है इतना छोटा होता है, 1 फुट का भी नहीं होता वो, ठीक है? तो उसको हम पानी देते हैं, भोजन देते हैं, जो कि इस ज़मीन की मिट्टी से निकला है भोजन। तो वो जब बच्चे को देते हैं पोषक तत्व, तो उसका शरीर बड़ा होते-होते वो 6 फुट का, 7 फुट का इंसान बन जाता है। तो फिर उसके बाद जब वो बूढ़ा होता है, फिर उसका शरीर छोटा था, उसके बाद जब उसको हम जला देते हैं मृत्यु के बाद, तो उसका शरीर फिर इस मिट्टी में मिल जाता है। तो इस मिट्टी से ही हम निकले हैं, इस मिट्टी में मिल जाना है। लेकिन इसमें जो जितने समय हम रहे हैं, तो हमारा धर्म के अनुसार काम जीना चाहिए, धर्म के अनुसार काम करना चाहिए और हमारा जो कर्तव्य है, इस पर्यावरण को बचाना चाहिए क्योंकि हम ज अपने घर में नुकसान नहीं कर सकते। जिस थाली में हम खाते हैं, उसमें हम छेद नहीं कर सकते। तो अगर हम इस पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहे हैं और कोई भी पार्टी इस पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रही है, उसको वोट ना देके आप उसको वोट दीजिए जो पर्यावरण को बचाने की बात करते हैं। तो बस यही मैसेज है मेरा सबको और यही निवेदन है कि वोट डालिए इस बार और अपने कैंडिडेट को पहचान के डालिए। और जो पंजाब में है, अनंतपुर साहिब श्री अनंतपुर साहिब के क्षेत्र में है, वो हमें सपोर्ट कीजिए, बांसुरी को वोट डालिए इस बार और आपकी आवाज़
पहुँचाई जाएगी और मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और हर आदमी से मैं किसी की भी समस्या है, वो मुझे डायरेक्ट फ़ोन करके मेरे को बता सकते हैं कि क्या समस्या है, मैं उनकी आवाज़ डायरेक्ट पार्लियामेंट में पहुँचाऊँगा अगर आप मुझे पार्लियामेंट में पहुँचाएँगे तो। मैं पंजाब का ही बेटा हूँ, तो इसलिए पंजाब को ही जो है मेरा कर्ज़ जो है वो चुकाने के लिए मैं ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अपना कोई मेरी अपनी महत्वाकांक्षा नहीं है इसमें। सिर्फ़ एक देश के लिए, धर्म के लिए काम करने के लिए ही इलेक्शन लड़ रहा हूँ। हाँ जी, जी, आप हमसे जुड़े और अपनी बातें आपने कही और आपकी हाँ जी, बातें सुनकर काफ़ी अच्छा लगा और मैं ये उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप अपनी अ, आगामी चुनाव में जो हमारे चुनाव होने वाले हैं, इस चुनाव में आप अच्छे मतों से जीतें और आपको जनता का प्रेम मिले। मैं बस यही चाहूँगी क्योंकि आप लोगों के विचार अच्छे हैं काफ़ी और अगर इसी संकल्प को लेकर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं तो लोग आपकी बातों को समझें और आपके लिए वोट करें और आप लोग कार्य करें जिससे आपकी सफलता सामने सामने सामना बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। जय गोविंदा, जय गोपाल, हर हर महादेव। हर हर धन्यवाद।